दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग 2023 से लेके 2011 तक के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। हम जो अब इस वीडियो में प्रश्न देखेंगे वह 2016 दोस्तों वर्ष से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने लगभग 2016 में 9वें नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इस वीडियो में दोस्तों हम 10वें नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पहले 10वें नंबर प्रश्न को कवर करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। चलिए 2016 के प्रश्नों को हम देख रहे थे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा ईरान। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए ईरान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देखिएगा, कह रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद में दोस्तों बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हमारे शामिल हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद में दोस्तों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हमारे शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद का गठन दोस्तों राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 6 मध्य पूर्वी देशों द्वारा मिलकर किया गया और इसके 6 सदस्य इस प्रकार हैं। देखिएगा, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। फिर देखिएगा, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। कह रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना दोस्तों 1981 में रियाद, सऊदी अरब शहर में की गई थी और इस संगठन का उद्देश्य है इस्लामिक संस्कृति के आधार पर राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। अध्यक्षता का क्रम दोस्तों इन्हीं देशों में क्या है, बदलता रहता है। ठीक है, एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए ईरान हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, जबकि सऊदी अरब, कुवैत और ओमान हमारे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद में दोस्तों बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हमारे शामिल हैं। कह रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद का गठन दोस्तों राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 6 मध्य पूर्वी देशों द्वारा मिलकर किया गया। इसके 6 सदस्य इस प्रकार हैं। देखिएगा, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। क्या है, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। कह रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में रियाद, सऊदी अरब शहर में की गई थी। क्या है, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में रियाद, सऊदी अरब शहर में की गई थी और इस संगठन का उद्देश्य है कि इस्लामिक संस्कृति के आधार पर राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। अध्यक्षता का क्रम याद रखें कि इन्हीं देशों में क्या है दोस्तों, बदलता रहता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, 2016 में पूछा गया 11वां नंबर प्रश्न। चलिए पढ़िए। कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाला दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों के संदर्भ में आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, चीन। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाला दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, OBOR की बात कर रहा है, किसके मामले के संदर्भ में आता है। ठीक है, तो देखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़िएगा कि कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों के संदर्भ में आता है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, व्याख्या पढ़िएगा क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन द्वारा शुरू की गई कार्य योजना है जिसे दोस्तों प्राचीन सिल्क मार्ग से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक है, फिर से देखिएगा, कह रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन द्वारा शुरू की गई कार्य योजना है जिसे प्राचीन सिल्क मार्ग से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही दोस्तों वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR नाम से भी जाना जाता। कह रहा है कि यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विचार है जिसके तहत दोस्तों वे प्राचीन रेशम मार्ग की पुनः स्थापना करना चाहते हैं और इसे जनवादी चीनी क्षेत्र के साथ साथ यूरेशिया तक विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है, इसके पीछे दोस्तों चीन की मंशा है आर्थिक व विनिर्माण क्षेत्र में स्थायित्व प्राप्त करने की है। फिर से पढ़िए कि कभी कभी समाचारों में आने वाला दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों के संदर्भ में आता है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी चीन हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या देखिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन द्वारा शुरू की गई कार्य योजना है जिसे प्राचीन सिल्क मार्ग से दोस्तों जोड़कर देखा जा रहा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही दोस्तों वन बेल्ट वन रोड नाम से भी जाना जाता और यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का क्या है, एक विचार है जिसके तहत वे प्राचीन रेशम मार्ग की पुनः स्थापना करना चाहते और इसे जनवादी चीनी क्षेत्र के साथ साथ यूरेशिया तक विस्तार करना चाहते। इसके पीछे चीन की मंशा आर्थिक व विनिर्माण क्षेत्र में स्थायित्व प्राप्त करने की है। ठीक है, व्याख्या एक बार और पढ़ेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन द्वारा शुरू की गई कार्य योजना है जिसे प्राचीन सिल्क मार्ग से जोड़कर देखा जा रहा। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही दोस्तों वन बेल्ट वन रोड नाम से भी जाना जाता और यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का क्या है, एक विचार है जिसके तहत वे प्राचीन रेशम मार्ग की पुनः स्थापना करना चाहते और इसे जनवादी चीनी क्षेत्र के साथ साथ यूरेशिया तक विस्तार करना चाहते हैं। इसके पीछे दोस्तों चीन की मंशा है आर्थिक व विनिर्माण क्षेत्र में क्या है, स्थायित्व प्राप्त करने की। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 2016 में पूछा गया 12वां नंबर प्रश्न, पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल पाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों छत के सीलिंग पंखे में, दूसरा कह रहा है दोस्तों विद्युत गीजर में, तीसरा कह रहा है दोस्तों नलिका रूप प्रतिदीप्त यानी कि क्या है, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप में। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही पॉइंट इस संदर्भ में हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहला देखिएगा छत के सीलिंग पंखे में, दूसरा कह रहा है विद्युत गीजर में, तीसरा कह रहा है नलिका रूप प्रतिदीप्त यानी कि ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप में। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए, पहला कह रहा है छत के सीलिंग पंखे में, दूसरा कह रहा है विद्युत गीजर में, तीसरा कह रहा है नलिका रूप प्रतिदीप्त यानी कि ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप में। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या देखिएगा क्या कह रही है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि मानक व लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों उपभोक्ताओं को ऊर्जा उपकरणों के ऊर्जा बचत के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना। ठीक है, कह रहा है ताकि दोस्तों बाजार में उपलब्ध ऊर्जा उपकरणों के चुनाव में सही निर्णय ले सकें। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग दोस्तों एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविजन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर, एलईडी लैंप व इन्वर्टर एसी इत्यादि के लिए किया जा रहा। फिर पढ़िएगा कि मानक व लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों उपभोक्ताओं को ऊर्जा उपकरणों के ऊर्जा बचत के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना ताकि दोस्तों बाजार में उपलब्ध ऊर्जा उपकरणों के चुनाव में सही निर्णय ले सकें। वर्तमान में इसका उपयोग दोस्तों एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविजन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर, एलईडी लैंप व इन्वर्टर एसी इत्यादि के लिए किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों 2016 में पूछे गए 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, 2016 में पूछा गया 13वां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों 2016 में पूछे गए 13वें नंबर प्रश्न को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का दोस्तों क्या है, भारत को तात्कालिक लाभ क्या होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन यानी कि फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत हमारा अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। पढ़िएगा, यह विद्युत उत्पादन के लिए दोस्तों संलयन यानी कि फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन यानी कि फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या को, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए,
कह रहा है कि दोस्तों इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भौतिक प्लाज्मा एवं नाभिकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेगा। यह एक दोस्तों प्रयोगात्मक परमाणु संलयन प्रतिघातक है जिसका निर्माण फ्रांस में किया जा रहा है। इस परियोजना के भागीदार दोस्तों यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं। ठीक है, फिर से पढ़िएगा। कह रहा है कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भौतिक प्लाज्मा एवं नाभिकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेगा। और कह रहा है दोस्तों कि यह एक प्रयोगात्मक परमाणु संलयन प्रतिघातक है जिसका निर्माण दोस्तों फ्रांस में किया जा रहा। इस परियोजना के भागीदार यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं। क्या है देखिए, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भौतिक प्लाज्मा एवं नाभिकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेगा। यह एक दोस्तों प्रयोगात्मक परमाणु संलयन प्रतिघातक है जिसका निर्माण दोस्तों फ्रांस में किया जा रहा। इस परियोजना के भागीदार दोस्तों यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित दोस्तों विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से मिलकर बनाया जा रहा संलयन नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित एक ऐसा विशाल रिएक्टर है जो कम ईंधन की सहायता से ही अपार ऊर्जा उत्पन्न करेगा। सस्ती, प्रदूषण दोस्तों विहीन और असीमित ऊर्जा पैदा करने की दिशा में हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर नाभिकीय परियोजना के प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है और इसमें संलयन से उसी प्रकार से ऊर्जा मिलेगी जैसे पृथ्वी को सूर्य या अन्य तारों से मिलती है। ठीक है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से मिलकर बनाया जा रहा संलयन नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित ऐसा विशाल रिएक्टर है जो कम ईंधन की सहायता से ही अपार ऊर्जा उत्पन्न करेगा। सस्ती, प्रदूषण विहीन और असीमित ऊर्जा पैदा करने की दिशा में हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर नाभिकीय परियोजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। इसमें संलयन से उसी प्रकार से ऊर्जा मिलेगी जैसे पृथ्वी को सूर्य या अन्य तारों से मिलती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा था कि भारत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था कि दोस्तों यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2016 में पूछा गया 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में दोस्तों हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, महाराष्ट्र। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या पढ़िएगा कि महाराष्ट्र दोस्तों देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एक विशेष तितली ब्यूलो मोर्मोन को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। और कह रहा है कि ब्यूलो मोर्मोन दोस्तों 2 पंखों वाली विशाल तितली है जो मुख्य रूप से श्रीलंका और भारत में पाई जाती है। भारत में दोस्तों यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों, दक्षिण भारत एवं तटवर्ती पट्टे तक सीमित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि हाल ही में दोस्तों हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एक विशेष तितली ब्लू मॉर्मॉन को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ब्लू मॉर्मॉन दोस्तों 2 पंखों वाली विशाल तितली है जो मुख्य रूप से श्रीलंका और भारत में पाई जाती। भारत में यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों, दक्षिणी भारत एवं तटवर्ती पट्टे तक सीमित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, देखिए। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है, फिर देखिएगा। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके क्या है दोस्तों, जीवन चरित्र पर आधारित है। तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, एस रामानुजन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से पढ़िएगा। कह रहा है कि हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है, तो ऑप्शन ए एस रामानुजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एस रामानुजन। ठीक है, फिर देखिएगा। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एस रामानुजन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए
अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। साथ ही साथ में हम लोग व्याख्या भी कवर करते चल रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों व्याख्या पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी सन 1991 में दोस्तों रॉबर्ट केनिसेल द्वारा लिखी गई श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित, ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि सन 2015 में बनी ब्रिटिश फिल्म का क्या है, नाम है। कह रहा है कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दोस्तों मद्रास के गरीब परिवार में हुआ था। उसके बाद अपनी योग्यता के दम पर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रतिष्ठित दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। पूरा विश्व दोस्तों उन्हें प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ के रूप में जानता है, ठीक है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, क्या है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी सन 1991 में रॉबर्ट दोस्तों केनिसेल द्वारा लिखी गई श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित सन 2015 में बनी ब्रिटिश फिल्म का नाम है। और कह रहा है कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दोस्तों मद्रास के गरीब परिवार में हुआ था। उसके बाद अपनी योग्यता के दम पर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रतिष्ठित दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। पूरा विश्व क्या है, उन्हें प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ के रूप में जानता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए 16वें नंबर प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक राष्ट्रीय मुहिम दोस्तों राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, ठीक है, देखिएगा। कह रहा है कि एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए, ठीक है। फिर देखिएगा कि एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, तो याद रखिए मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, तो ऑप्शन सी याद रखिए मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान दोस्तों मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए शुरू किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए शुरू किया गया। चलिए 2016 में पूछे गए 17वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। याद रखिएगा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का क्या है, प्रतिरक्षण, ठीक है। फिर देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, क्या है, पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, ठीक है। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा कि 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य था दोस्तों जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार की बीमारियों यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा से रोकथाम के टीके लगाना। वर्तमान में इस मिशन के अंतर्गत 12 टीकों को शामिल किया गया है, ठीक है। फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार की बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा से रोकथाम के टीके लगाना। और वर्तमान में इस मिशन के अंतर्गत 12 टीकों को शामिल किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए 18वें नंबर प्रश्न को, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है। 2016 में पूछा गया 18वां नंबर प्रश्न, देखिए, कह रहा है दोस्तों कि भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि दोस्तों भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़िएगा कि खनिज संपन्न जिलों में दोस्तों खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। सेकंड कह रहा है कि खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। थर्ड कह रहा है कि राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर पढ़िएगा,
कि भारत में दोस्तों जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि खनिज संपन्न जिलों में दोस्तों खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। क्या है? खनिज संपन्न जिलों में दोस्तों खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। तो यह पॉइंट हमारा याद रखेगा, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है कि खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। तो यह पॉइंट भी हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों, पढ़िएगा। कह रहा है हमारा कि जिला खनिज प्रतिष्ठान हमारा खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान हमारा खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी कि दोस्तों डीएमएफ प्रत्येक खनिज उत्खनन प्रभावित राज्यों में जिला स्तर पर गठित की जाने वाली गैर लाभकारी संस्था है और यह उन जिलों में स्थापित की जाती है जिन जिलों में दोस्तों खनन प्रक्रिया से लोग व क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। ठीक है, कह रहा है इसकी स्थापना हेतु 2015 में दोस्तों MMDRA एक्ट संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 16 सितंबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अधिसूचना जारी कर जिला खनिज प्रतिष्ठान स्थापित करने को कहा गया। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान हमारा खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करने का कार्य करता है। जिला खनिज प्रतिष्ठान दोस्तों यानी कि DMF प्रत्येक खनिज उत्खनन प्रभावित राज्यों में जिला स्तर पर गठित की जाने वाली गैर लाभकारी संस्था है और यह उन जिलों में स्थापित की जाती है जिन जिलों में खनन प्रक्रिया से लोग व क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हेतु 2015 में दोस्तों MMDRA संशोधन अधिनियम पारित किया गया और 16 सितंबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अधिसूचना जारी कर जिला खनिज प्रतिष्ठान स्थापित करने को कहा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2016 में पूछे गए 19वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 2016 में पूछा गया 19वां प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि प्रसिद्ध स्थल और जिस क्षेत्र में वे स्थित हैं हमें सुमेल करना है। देखिएगा, पहला कह रहा है दोस्तों बोध गया, तो बोध गया कह रहा है दोस्तों बघेलखंड। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है कि खजुराहो, कह रहा है बुंदेलखंड। तीसरा कह रहा है शिरडी, कह रहा है विदर्भ। फिर कह रहा है नासिक, मालवा और तिरुपति कह रहा है दोस्तों रायलसीमा। ठीक है, फिर देखिएगा प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र हमें सुमेल करना है। पहला कह रहा है बोध गया, कह रहा है बघेलखंड। दूसरा कह रहा है खजुराहो, बुंदेलखंड। तीसरा कह रहा है शिरडी, विदर्भ। चौथा कह रहा है नासिक, मालवा। पांचवा कह रहा है तिरुपति, रायलसीमा। ठीक है, कह रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेल हैं। तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि केवल सेकंड और फिफ्थ पॉइंट हमारा सुमेल दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि खजुराहो हमारा सुमेल किया गया है किससे? बुंदेलखंड से। यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। और फिफ्थ जो कह रहा है कि तिरुपति हमारा रायलसीमा, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि दोस्तों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फिर देखिएगा पहला कह रहा है बोध गया बघेलखंड, यह गलत है दोस्तों। खजुराहो जो कह रहा है बुंदेलखंड, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि खजुराहो हमारा बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है तिरुपति जो रायलसीमा, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। जबकि दोस्तों हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, केवल सेकंड और फिफ्थ पॉइंट हमारे सही सुमेल दिए गए हैं। ठीक है, जो सही सुमेल नहीं दिए गए हैं उनको देखिए। बोध गया हमारा कहाँ है? गया बिहार में। ठीक है, शिरडी हमारा हो जाएगा दोस्तों मराठवाड़ा में। क्या है? शिरडी हो जाएगा मराठवाड़ा में। और नासिक हो जाएगा पश्चिमी घाट के गिरिपद में। क्या है? नासिक हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट के गिरिपद में। फिर देखिएगा बोध गया हो जाएगा हमारा गया बिहार में। क्या है? बोध गया हो जाएगा गया बिहार में। शिरडी हो जाएगा मराठवाड़ा में। क्या है? शिरडी हो जाएगा दोस्तों मराठवाड़ा में और नासिक हो जाएगा पश्चिमी घाट के गिरिपद में। ठीक है, फिर देखिएगा कि बोध गया हो जाएगा गया बिहार में, शिरडी हो जाएगा मराठवाड़ा में और नासिक हो जाएगा पश्चिमी घाट के गिरिपद में। ठीक है, बोध गया हो जाएगा गया बिहार में, शिरडी हो जाएगा मराठवाड़ा में, नासिक हो जाएगा पश्चिमी घाट के गिरिपद में। चलिए अब बढ़ेंगे 2015 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं हमारे 2015 में पूछे गए प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, तो पहला कह रहा है बनारसी जली और साड़ियाँ। सेकंड कह रहा है राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। और थर्ड कह रहा है दोस्तों तिरुपति के लड्डू। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि ऑप्शन सी इस संदर्भ में बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा
कि निम्नलिखित में से किसको या किनको दोस्तों भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है। देखिए कह रहा है दोस्तों कि पहला है बनारसी जरी और साड़ियाँ, सेकंड कह रहा है राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, थर्ड कह रहा है दोस्तों तिरुपति के लड्डू। तो याद रखिएगा बनारसी जरी और साड़ियाँ हमारा और दोस्तों तिरुपति के लड्डू बिल्कुल राइट आंसर होंगे, जबकि जो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा दिया गया है यह हमारा गलत सुमेल होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि बनारसी जरी और साड़ियाँ और तिरुपति के लड्डू को दोस्तों जीआई टैग हमारा प्राप्त है। ठीक है, जबकि राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को जीआई टैग प्राप्त नहीं है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि भौगोलिक संकेत दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन यानी कि वीपो के द्वारा उन उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है जिनकी दोस्तों विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और वे विशेष गुणों से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। इन उत्पादों की विशेषताओं और इनकी उत्पत्ति के स्थान के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई पड़ता है, अतः ये उत्पाद अपनी उत्पत्ति के स्थान से जाने जाते हैं। ठीक है, कह रहा है देखिएगा कि दोस्तों भौगोलिक संकेत विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन यानी कि दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है जिनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और वे विशेष गुणों से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। इन उत्पादों की विशेषताओं और इनकी उत्पत्ति के स्थान के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई पड़ता, अतः ये उत्पाद अपनी उत्पत्ति के स्थान से जाने जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो 2015 में पूछे गए पहले प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बढ़ेंगे 2015 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्यान पूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2015 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है 2015 में पूछा गया दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला दोस्तों इंड आर्क किसका नाम है। ठीक है, फिर देखिएगा कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द दोस्तों इंड आर्क किसका नाम है। तो इसमें बिल्कुल आंसर हम मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिएगा आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु दोस्तों भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, फिर देखिएगा कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द दोस्तों इंड आर्क किसका नाम है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पढ़िएगा कि आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। फिर पढ़िएगा कि दोस्तों कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़िए। कह रहा दोस्तों कि इंड आर्क जिसे हम कहेंगे इंडियाज आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी टू क्लाइमेट चेंज, क्या है इंड आर्क की फुल फॉर्म देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि इंडियाज आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी टू क्लाइमेट चेंज आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दोस्तों एक अंतर्जलीय वेधशाला है यानी कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। फिर देखिएगा कह रहा है कि इंड आर्क दोस्तों यानी कि इंडियाज आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी टू क्लाइमेट चेंज आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक अंतर्जलीय वेधशाला है। और कह रहा है इंड आर्क जिसे दोस्तों हम लोग कहेंगे इंडियाज आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी टू क्लाइमेट चेंज देश की दोस्तों पहली मल्टी सेंसर वाली क्या है, वेधशाला है, जो आर्कटिक के दोस्तों कोंग्सफजॉर्डन जॉर्ड में तैनात की गई है। और आर्कटिक दोस्तों कोंग्सफजॉर्डन जॉर्ड नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के लगभग क्या है दोस्तों, बीच में है। फिर पढ़िएगा इंड आर्क दोस्तों देश की पहली मल्टी सेंसर वाली वेधशाला है जो आर्कटिक के दोस्तों कोंग्सफजॉर्डन जॉर्ड में तैनात की गई है और आर्कटिक कोंग्सफजॉर्डन जॉर्ड नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के लगभग क्या है दोस्तों, बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि इस वेधशाला को दोस्तों ESSONIT और दोस्तों ESSONCAOR ने डिज़ाइन और विकसित किया है। ठीक है, फिर देखिएगा इस वेधशाला को दोस्तों ESSONIOT और दोस्तों ESSONCAOR ने डिज़ाइन और विकसित किया है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों कि यह वेधशाला हमारी 192 मीटर गहराई पर उत्तरी ध्रुव से करीब दोस्तों 1100 क्या है किलोमीटर दूरी पर तैनात की गई है। ठीक है, फिर से देखिएगा कि यह वेधशाला 192 मीटर गहराई पर उत्तरी ध्रुव से करीब दोस्तों 1100 मीटर दूरी पर तैनात की गई है। और नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें दोस्तों अत्याधुनिक समुद्र वैज्ञानिक सेंसर लगे हैं जो समुद्री जल के वातावरण, लवणता, धारा और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के बारे में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा पूछा गया था कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है। तो याद रखिएगा आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, चलिए 2015 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे 2015 में पूछा गया तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, देखिए
कह रहा है कि प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली दोस्तों बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच यानी कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली दोस्तों बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच यानी कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच यानी कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं पर आयोजित चौथे सम्मेलन वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित में दोस्तों बीजिंग घोषणा तथा कार्रवाई को सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं पर आयोजित चौथे सम्मेलन वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। याद रखें में बीजिंग घोषणा तथा कार्रवाई को सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे भी इस प्रश्न के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या पॉइंट हमारे दिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इस सम्मेलन से पूर्व दोस्तों यूएन द्वारा महिलाओं पर 3 वैश्विक सम्मेलन क्रमशः मैक्सिको में 1975 में, कोपेनहेगन में 1980 और नैरोबी 1985 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है दोस्तों कि इस सम्मेलन से पूर्व यूएन द्वारा महिलाओं पर 3 वैश्विक सम्मेलन क्रमशः मैक्सिको में 1975 में, कोपेनहेगन में 1980 में और नैरोबी में 1985 में आयोजित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि नवंबर 2014 में दोस्तों एशिया प्रशांत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के अधीन दोस्तों बैंकॉक में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों इस घोषणा के एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। ठीक है, फिर पढ़िएगा कह रहा है कि नवंबर 2014 में दोस्तों एशिया प्रशांत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के अधीन बैंकॉक थाईलैंड में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस घोषणा के एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि मार्च 2015 में दोस्तों न्यूयॉर्क में बीजिंग +20 समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, फिर देखिएगा कि मार्च 2015 में न्यूयॉर्क में बीजिंग +20 समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2015 में पूछे गए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2015 में पूछा गया चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों चीन, दूसरा कह रहा है हमारा फ्रांस, फिर कह रहा है दोस्तों भारत, फिर कह रहा है इजराइल, फिर कह रहा है दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, कह रहा है हमारा कि उपर्युक्त में से कौन से देश दोस्तों परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि यानी कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे दोस्तों सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्लोरीफिलेरेशन ट्रीटी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य या न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है चीन, सेकंड कह रहा है फ्रांस, थर्ड कह रहा है भारत, फोर्थ कह रहा है इजराइल, फिफ्थ कह रहा है पाकिस्तान। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा कि उपर्युक्त में से कौन से देश हमारी परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि यानी कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्लोरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के नाम से जाना जाता, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य या न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि दोस्तों हमारा चीन और क्या है फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि चीन और फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से देश यानी कि चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल और पाकिस्तान, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से देश हमारे दोस्तों परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि यानी कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्लोरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य या न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हैं। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी कि चीन और फ्रांस हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए
कह रहा दोस्तों कि परमाणु अप्रसार संधि हमारा मार्च 1970 में क्या की गई थी, लागू हुई। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि हमारी मार्च 1970 में लागू हुई और इसके तहत दोस्तों केवल उन देशों को परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया जिन्होंने दोस्तों 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण अथवा परीक्षण किया हो। ठीक है, इस श्रेणी में केवल 5 देश शामिल हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अन्य सभी देशों को गैर परमाणु शस्त्र संपन्न देश की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि परमाणु अप्रसार संधि मार्च 1970 में लागू हुई और इसके तहत दोस्तों केवल उन देशों को परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य यानी कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा दिया गया जिन्होंने दोस्तों 1 जनवरी 1967 से पहले क्या है, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण अथवा परीक्षण किया हो। ठीक है, इस श्रेणी में केवल 5 देश शामिल हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अन्य सभी देशों को गैर परमाणु शस्त्र संपन्न देश की श्रेणी में रखा गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल एवं दक्षिणी सूडान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उत्तर कोरिया ने 1985 में इसे स्वीकार किया किंतु 2003 में इससे संबंध विच्छेद की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल एवं दक्षिण सूडान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उत्तर कोरिया ने 1985 में इसे स्वीकार किया किंतु 2003 में इससे संबंध विच्छेद की घोषणा कर दी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अतः इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से केवल चीन और फ्रांस ही परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षर करता है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2015 में पूछे गए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, 2015 में पूछा गया 5वां प्रश्न। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ब्रिक्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि हाल ही में समाचारों में आई दोस्तों फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि ब्रिक्स। फिर पढ़िएगा कि हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी ब्रिक्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। सारे पॉइंट आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए क्योंकि सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की। चलिए दोस्तों देखेंगे फोर्टालेजा उद्घोषणा के बारे में पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा फोर्टालेजा उद्घोषणा के बारे में। ठीक है, कह रहा दोस्तों जो फोर्टालेजा उद्घोषणा है या ब्रिक्स देशों से संबंधित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, जो हमारा फोर्टालेजा उद्घोषणा है या ब्रिक्स देशों से संबंधित है। कह रहा दोस्तों कि जुलाई 2014 में ब्राजील के दोस्तों शहर फोर्टालेजा में, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों का 6ठा सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन में इस समूह ने दोस्तों 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आधार राशि से न्यू डेवलपमेंट बैंक के गठन के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कह रहा कि फोर्टालेजा उद्घोषणा यानी कि ब्रिक्स देशों से संबंधित है और जुलाई 2014 में ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में ब्रिक्स देशों का 6ठा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में दोस्तों इस समूह ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आधार राशि से एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के गठन के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कह रहा है कि फोर्टालेजा उद्घोषणा ब्रिक्स देशों से संबंधित है और जुलाई 2014 में ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में ब्रिक्स देशों का 6ठा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में इस समूह ने दोस्तों 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आधार राशि से एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के गठन के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए 2015 में पूछे गए 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कह रहा है कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एनआईएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी कि दोस्तों भारत क्या है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है हमारा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख यानी कि प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की क्या है, एक पहल है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट पॉइंट इस संदर्भ में हमारा सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान हमारा यानी कि भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन केंद्रीय सरकार के अधीन दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की क्या है, एक स्वायत्त संस्था है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया यानी कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत केंद्र सरकार के अधीन दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की क्या है, एक स्वायत्त संस्था है। सेकेंड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है,
ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इस प्रश्न की पढ़िएगा, क्या दिया गया है। व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया, यह हमारा छठा प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की दोस्तों भारत में स्थापना मार्च 2000 में हुई थी, जो केंद्र सरकार के अधीन क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत के आमजन के तकनीकी नवाचारों एवं उत्कृष्ट परंपरागत ज्ञान को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, ना कि विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल। अतः केवल दोस्तों कथन फर्स्ट हमारा सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिएगा कि राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की भारत में स्थापना मार्च 2000 में हुई थी, जो केंद्र सरकार के अधीन दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत के आमजन के तकनीकी नवाचारों एवं उत्कृष्ट परंपरागत ज्ञान को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, ना कि विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल। अतः केवल कथन फर्स्ट हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए 2015 में पूछे गए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे क्या कह रहा है। 2015 में पूछा गया 7वां नंबर प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनका दोस्तों इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किनका दोस्तों इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में दोस्तों समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि गिनी हो जाएगा, सियरा लियोन हो जाएगा और लाइबेरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में दोस्तों समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गिनी हो जाएगा, सियरा लियोन हो जाएगा और लाइबेरिया हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा कि दोस्तों इबोला विषाणु के प्रकोप से मानव एवं अन्य प्राइमेट्स, जिसे हम कहेंगे हीमोहेरेजिक फीवर से ग्रस्त हो जाते हैं और इस रोग से ग्रसित लगभग 50% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि इबोला विषाणु के प्रकोप से दोस्तों मानव एवं अन्य प्राइमेट्स यानी कि हीमोहेरेजिक फीवर से ग्रस्त हो जाते हैं और इस रोग से ग्रसित लगभग 50% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि मार्च 2014 से विश्व भर में 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें दोस्तों अधिकांश मौतें पश्चिम अफ्रीका देशों जैसे कि लाइबेरिया, सियरा लियोन और गिनी में दर्ज की गई। हालांकि इस वायरस का प्रथम प्रकोप दोस्तों कांगो गणराज्य में 1976 में इबोला नदी के आसपास के गांवों में हुआ था। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि इबोला विषाणु के प्रकोप से दोस्तों मानव एवं अन्य प्राइमेट्स हीमोहेरेजिक फीवर से ग्रस्त हो जाते और इस रोग से ग्रसित लगभग दोस्तों 50% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि मार्च 2014 से दोस्तों विश्व भर में 11,000 से अधिक लोगों की क्या है, मृत्यु हो गई है और इसमें से दोस्तों अधिकांश मौतें पश्चिम अफ्रीका के देशों यानी कि लाइबेरिया, सियरा लियोन और गिनी में दर्ज की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हालांकि दोस्तों क्या है, इस वायरस का प्रथम प्रकोप दोस्तों कांगो गणराज्य में 1976 में इबोला नदी के आसपास के गांवों में हुआ था। फिर देखिएगा, हालांकि इस वायरस का प्रथम प्रकोप दोस्तों कांगो गणराज्य में 1976 में इबोला नदी के आसपास के गांवों में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। 2015 में पूछा गया 8वां प्रश्न है। देखिएगा, कह रहा है कि गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा यानी कि मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व। ठीक है, फिर देखिएगा कि गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। तो ऑप्शन बी मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। देखिए, कह रहा दोस्तों गोलन हाइट्स क्या है। देखिए, कह रहा है हमारा कि गोलन हाइट्स दोस्तों मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में अवस्थित क्या है, हमारा एक क्षेत्र है। ठीक है, फिर देखिएगा कि गोलन हाइट्स दोस्तों हमारा मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में अवस्थित एक क्षेत्र है और वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र का इजराइल सीरिया युद्ध विराम समझौते द्वारा असैन्यीकरण कर दिया गया है और वर्ष 1967 में इजराइल ने इसके 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया। तब से यह क्षेत्र दोस्तों इजराइल एवं सीरिया के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि गोलन हाइट्स दोस्तों हमारा मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में अवस्थित क्षेत्र है और वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र का इजराइल सीरिया युद्ध विराम समझौते द्वारा असैन्यीकरण कर दिया गया है और कह रहा है कि वर्ष 1967 में इजराइल ने इसके 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया। तब से यह क्षेत्र दोस्तों इजराइल एवं सीरिया के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि गोलन हाइट्स दोस्तों मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में अवस्थित क्षेत्र है और वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र का इजराइल सीरिया युद्ध विराम
समझौते द्वारा असैन्यीकरण कर दिया गया है और वर्ष 1967 में इजराइल ने इसके 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया। तब से यह क्षेत्र इजराइल एवं सीरिया के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोगों ने कवर कर लिया। बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। 2015 में पूछा गया हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वर्ष 2014 के लिए दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को। ठीक है, फिर देखिएगा कि वर्ष 2014 के लिए दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे को दिया गया था। तो ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए देखिए इस प्रश्न की व्याख्या को, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा है कि वर्ष 2014 के लिए दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को प्रदान किया गया था। वर्ष 2015 में यह पुरस्कार दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि को प्रदान किया गया, यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजी को प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वर्ष 2014 के लिए दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को प्रदान किया गया था। वहीं दोस्तों 2015 में यह पुरस्कार यूएनएचसीआर यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दोस्तों भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 1986 द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता जिसने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में रचनात्मक प्रयास किया हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दोस्तों भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 1986 द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में रचनात्मक प्रयास किया हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि इस पुरस्कार में दोस्तों रुपए 25 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इस पुरस्कार में रुपए 25 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यह पुरस्कार दोस्तों सर्वप्रथम 1986 में पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को प्रदान किया गया था। इसके बाद प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में दोस्तों राजीव गांधी हैं 1991 में, MS स्वामीनाथन है दोस्तों 1999 में, कोफी अन्नान है 2003 में, इला भट्ट 2011, सेवा की संस्थापक आदि हैं। फिर देखिएगा कि यह पुरस्कार दोस्तों सर्वप्रथम 1986 में पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को प्रदान किया गया था। क्या है, यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1986 में दोस्तों पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को प्रदान किया गया था और इसके बाद प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में दोस्तों राजीव गांधी 1991, MS स्वामीनाथन 1999, कोफी अन्नान 2003, इला भट्ट 2011, सेवा की संस्थापक आदि हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंदिरा गांधी क्या है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के संदर्भ में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे के पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2015 में पूछा गया 10वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। फिर देखिएगा कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, व्याख्या इसकी देखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों एक स्वयंसेवी संस्था है जिसने अपना उद्देश्य दोस्तों मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं कार्य करना तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना घोषित किया है। कह रहा है कि इसकी स्थापना दोस्तों 1961 में पीटर बेंसन द्वारा लंदन में की गई थी और उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इस संस्था को 1977 में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर पढ़िएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों एक स्वयंसेवी संस्था है जिसने दोस्तों अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं कार्य करना तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना घोषित किया है। इसकी स्थापना 1961 में पीटर बेंसन द्वारा लंदन में की गई थी और उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इस संस्था को 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज शरणार्थियों की मदद के लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है,
क्या कह रहा है देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है फिर देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था दोस्तों युद्ध में विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। फिर देखिएगा कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था दोस्तों युद्ध में विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों 2015 में पूछे गए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 2015 में पूछा गया 11वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 2015 में पूछे गए 11वें नंबर प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में दोस्तों निम्नलिखित में से किसका या किनका सदस्य है, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किसका या किनका दोस्तों सदस्य है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला कह रहा है हमारा देखिएगा कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, क्या है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी कि दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहा है, यानी कि अपेक की बात कर रहा है। देखिएगा सेकंड दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान की बात कर रहा है। और थर्ड देखिएगा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट। फिर पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों कि भारत निम्नलिखित में से किसका या किनका सदस्य है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सेकंड कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। थर्ड कह रहा है कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किसका या किनका सदस्य है। तो पहला जो कह रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। तो सेकंड जो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा थर्ड पॉइंट की पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट, तो याद रखिएगा इसका सदस्य दोस्तों हमारा भारत है। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था, ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए देखिए पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में पढ़ेंगे यानी कि अपेक के बारे में। देखिए कह रहा दोस्तों कि पैसिफिक रिम के देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1989 में दोस्तों इस फोरम की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखिए सिंगापुर में है। इसके 21 सदस्य देश हैं, ठीक है। फिर देखिएगा कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि अपेक के बारे में बात कर रहा है। क्या है दोस्तों हमारा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि पैसिफिक रिम के देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1989 में इस फोरम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखें सिंगापुर में है। इसके 21 सदस्य देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, वह है हमारा दोस्तों आसियान देशों के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान, ठीक है। कह रहा है कि यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था। इसका सचिवालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। फिर से पढ़िएगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग को पढ़ेंगे अपेक के बारे में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिएगा कह रहा है कि पैसिफिक रिम के देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1989 में इस फोरम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों सिंगापुर में है और इसके 21 सदस्य देश हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान, यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है जो आपस में दोस्तों आर्थिक विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था। इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश इसके सदस्य हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ईस्ट एशिया समिट के बारे में देखिएगा क्या दिया गया है। देखिए कह रहा है हमारा कि इस फोरम का गठन दोस्तों पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया क्षेत्र के साथ साझा हित हेतु व्यापक रणनीतिक राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर वार्तालाप एवं शांति स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005 में किया गया था। वर्तमान में दोस्तों 18 देश याद रखें इसके सदस्य हैं, आसियान के 10 देश और फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। कह रहा है कि भारत दोस्तों अपेक एवं आसियान का सदस्य नहीं है जबकि ईस्ट एशिया समिट का सदस्य है, अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा।
कह रहा है हमारा ईस्ट एशिया समिट, इस फोरम का गठन दोस्तों क्या है, इस फोरम का गठन हमारा पूर्वी एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्या है, इस एशिया समिट, इस फोरम का गठन दोस्तों पूर्वी एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र के साझा हित हेतु व्यापक रणनीतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर वार्तालाप एवं शांति, स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005 में किया गया था। वर्तमान में दोस्तों 18 देश इसके सदस्य हैं, आसियान के 10 देश और फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। कह रहा है कि भारत दोस्तों अपेक एवं आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि ईस्ट एशिया समिट का सदस्य है, अतः विकल्प भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2015 में पूछे गए 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2015 में पूछा गया 12वां नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हमारे प्रतिभागी नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हमारे प्रतिभागी नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि बांग्लादेश, और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या है, वह है चीन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड दोस्तों हमारे क्या हैं, मेकांग गंगा सहयोग में दोस्तों क्या है, यह हमारे प्रतिभागी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की क्या है दोस्तों, 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश हमारे प्रतिभागी नहीं है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश और चीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, यानी कि बांग्लादेश और चीन। जबकि दोस्तों कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड हमारे क्या हैं दोस्तों, यह हमारे मेकांग गंगा सहयोग में प्रतिभागी होंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हमारे प्रतिभागी नहीं है। ठीक है, तो बांग्लादेश और चीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि बांग्लादेश और चीन दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग में प्रतिभागी नहीं है, जबकि कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड हमारे प्रतिभागी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन को देखेंगे और फिर इस प्रश्न की व्याख्या को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं और फिर इसमें ऑप्शन क्या सही दिया गया है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों 6 सदस्यीय मेकांग गंगा सहयोग। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 सदस्यीय दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था दोस्तों भारत एवं मेकांग क्षेत्र के 5 आसियान देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। मेकांग गंगा सहयोग दोस्तों के अंतर्गत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन एवं संचार, जिनका उद्देश्य है सभी दोस्तों सहयोग क्षेत्र के लोगों के बीच संबंध मजबूत करना। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि मेकांग गंगा सहयोग देशों के मध्य लघु मध्यम उद्योगों, चावल के जर्म प्लाज्म के संरक्षण, स्वास्थ्य एवं महामारी प्रबंधन एवं नालंदा विश्वविद्यालय में एक संयुक्त पुरालेख संस्थान केंद्र की स्थापना करने आदि क्षेत्रों में भी प्रयास किए गए। इस प्रकार दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग में चीन एवं बांग्लादेश शामिल नहीं है, अतः विकल्प सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि 6 सदस्यीय दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना वर्ष 2000 में हुई, जिसका उद्देश्य था भारत एवं मेकांग क्षेत्र के 5 आसियान देशों यानी कि दोस्तों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है। मेकांग गंगा सहयोग के अंतर्गत दोस्तों सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन एवं संचार, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन एवं संचार। ठीक है, जिनका उद्देश्य है दोस्तों सभी सहयोग क्षेत्र के लोगों के बीच संबंध मजबूत करना। इसके अलावा दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग देशों के मध्य लघु मध्यम उद्योगों, चावल के जर्म प्लाज्म के संरक्षण, स्वास्थ्य एवं दोस्तों महामारी प्रबंधन एवं नालंदा विश्वविद्यालय में एक संयुक्त पुरालेख संस्थान केंद्र की स्थापना करने आदि क्षेत्रों में भी प्रयास किए जा रहे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग में चीन एवं बांग्लादेश शामिल नहीं है, अतः विकल्प सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बढ़ेंगे दोस्तों 2015 में पूछे गए 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2015 में पूछा गया 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए दोस्तों हिंद महासागर रिम संघ यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR-ARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि इसकी स्थापना दोस्तों हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है।
और सेकंड कह रहा है कि यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि IOR-ARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, कह रहा है कि इसकी स्थापना दोस्तों हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। तो यह दोनों ही पॉइंट हमारे गलत दिए हैं, ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, ठीक है। चलिए, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या पढ़िएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों IOR-ARC, ठीक है, कह रहा है कि IOR-ARC यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 1997 में दोस्तों मॉरिशस में हुई थी, जिसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश का सरलीकरण करना। इसके दोस्तों अन्य प्राथमिकता क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती से सुरक्षा सहित आपदा न्यूनीकरण, ऑयल स्पिल्स दुर्घटनाओं सहित मत्स्य प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग, पर्यटन को बढ़ावा एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसका मुख्यालय मॉरिशस में है एवं हिंद महासागर के तटवर्ती 23 देश इसके सदस्य हैं। चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 9 देश इसके वार्ता भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, इस प्रकार इसकी स्थापना हाल ही में दोस्तों समुद्री डकैती एवं ऑयल स्पिल्स की घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं हुई है। अतः कथन फर्स्ट गलत है, यह सहयोग केवल समुद्री सुरक्षा के लिए नहीं है। अतः कथन सेकंड भी गलत है, इसलिए विकल्प डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसी के साथ दोस्तों हमारी यह बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तब तक दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।